नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक अहम विषय की चर्चा और चर्चा बच्चों में बढ़ रहे मोटापे की, जिससे भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। जी हां, हाल ही में यूनिसेफ ने एक स्टडी प्रकाशित की है और स्टडी में चिंता व्यक्त की गई है कि जिस तरह से मोटापा, ओवरवेट की जो समस्या बच्चों में बढ़ रही है, वो गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। जी हां, बच्चों के स्वास्थ्य पर दुनिया भर में अब नया खतरा पैदा हो गया है। यूनिसेफ की एक ताजा स्टडी आई है और उसके मुताबिक पहली बार मोटापे से जूझ रहे बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा हो गई है। मतलब ओवरवेट बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है और जो कम वजन वाले, मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। 2000 में अब में जो मोटापा का रेशियो था, ओवरवेट बच्चों का जो रेशियो था, वो 3% के आसपास था। वो अब बढ़कर 9.5% तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट कहती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं और ये इजीली अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, स्कूलों में भी। 2025 तक ये अनुमान जताया गया है कि 188 मिलियन बच्चे मोटापे की चपेट में होंगे। ये आंकड़ा कम वजन वाले बच्चों से भी कहीं ज्यादा होगा। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बच्चों के लिए लगातार खतरा बन रहे हैं, उसके बावजूद इनकी खपत में कमी नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ एशिया के देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इन सभी में जो है वो इन तरह के जो फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, इनकी काफी ज्यादा खपत हो रही है। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि जो आपका मेन मील होता है, यानी जो आपका भोजन होता है, उसके बराबर ये कहीं ना कहीं इनका जो अनुपात है वो पहुंच जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है, मतलब आप डेली डाइट ले रहे हैं, बच्चे जो डेली डाइट ले रहे हैं, उसके ऊपर अतिरिक्त अगर वो इस मील के बराबर ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या होंगी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब जुड़ चुके हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं और भारत के कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो लगातार अपनी बात रखते आए हैं, उनमें से हैं डॉक्टर चंद्रकांत। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रकांत अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट दिव्या गांधी भी जुड़ चुके हैं। दिव्या, थैंक यू सो मच इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर विनीत क्वात्रा साहब हैं, सीनियर पीडियाट्रिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर विनीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। एक दौर होता था जब शायद बच्चों के खान पान और बाकी चीजों पे निगरानी की बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब जो घर में है, बच्चे वही खा रहे हैं, बच्चे वही ऑब्जर्व कर रहे हैं जो बड़े खा रहे हैं। आज बड़ी आसानी हो गई है बच्चों तक इनकी पहुंच की। और ये रिपोर्ट से पहले मुझे याद आता है कि जून में एम्स ने भी दिल्ली में कोई सर्वे किया था और उसमें दिल्ली के स्कूलों में किस तरह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और इजीली किस तरह से प्रोसेस्ड फूड उनको अवेलेबल हो रहे हैं, इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। तो चौंकाने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं कि मतलब जिस पीढ़ी पर भविष्य टिका है, अगर वो ही इस तरह के गंभीर खतरे में आएगी तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब से कुछ दिनों पहले करीब कुछ सप्ताह पहले मैं एक सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि आज से 30 साल पहले वो स्टडी करना चाहते थे कि छोटे बच्चों में ओबेसिटी का और हेल्थ स्टेटस का। तो जब वो स्कूलों में गए करीब 30 साल पहले, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें वैसे बच्चे मिले जिनको मोटापा हो। बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने उस टीम को लगा, वो बता रहे थे, उस टीम को लगा कि हमारी स्टडी शायद हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको ओवरवेट या ओबेसिटी हो ऐसे हैं ही नहीं। और अब हमको एक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आज के समय में अगर आप किसी भी स्कूल में जाएं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो,
आप देखेंगे कि अधिकतर और कई सारे बच्चों को खासतौर से अर्बन एरिया में ओबेसिटी काफ़ी हाई है। तो निश्चित रूप से यह चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, बदली है। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों में ओबेसिटी की, लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो चाहे बच्चे हों या बड़े, पूरे देश में सभी आयु वर्ग में मोटापा एक तेजी से बढ़ा है। और मोटापा बढ़ने से उसके जो प्रभाव होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज है, वो सारी भी बढ़ रही हैं। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, इस स्टडी से पहले जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, उससे पहले भी मार्च 2025 में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि बच्चों में मोटापे की दर वयस्कों में मोटापे की दर से करीब 3 गुना अधिक है। खासतौर से भारत में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी की रेट है, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। दुनिया में वन ऑफ एक तेज है। भारत से अधिक तेजी पर जो संयुक्त रूप से आगे हैं, वो हैं वियतनाम एंड नामीबिया। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सारी दुनिया के स्तर पर जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई, वो कहती है कि सारी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीब 188 मिलियन बच्चे हैं जो ओबीज हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, क्योंकि वो जो आंकड़े बताते हैं पूरी दुनिया के स्तर पर तो बच्चों में संख्या जो ओवरवेट की संख्या है या ओबीज की संख्या है, काफी अंडरवेट से अधिक है। लेकिन दुनिया के 2 महाद्वीप हैं, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया और एशिया महाद्वीप, वहां पर फिलहाल अभी भी अंडर न्यूट्रिशन अधिक है। साथ ही मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट भी कहती है कि भले ही ओबेसिटी बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है, लेकिन अंडर न्यूट्रिशन अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अंत में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक स्तर पर क्यों ओबेसिटी बढ़ रही है सभी आयु वर्ग में और खासतौर से बच्चों में, जो पिछले 20 सालों में हुआ है, वो ये है कि फास्ट फूड और हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर फूड आइटम, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम स्टार्ट हो गए हैं, जो स्कूल की कैंटीन में मिलते हैं, जो बाजार के हर कोने में मिलते हैं, और बच्चे सबसे पहले जंक फूड मांगते हैं। कई सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, वो खुलकर कहते हैं मुझे जंक फूड पसंद है, मुझे जंक फूड चाहिए। तो एक फास्ट फूड की मार्केट है जो लार्जली अनरेगुलेटेड है, जो इसकी उपलब्धता हुई है। हेल्दी फूड महँगा होता है और जंक फूड सस्ता होता है। तो बीच के 20 सालों में जो सामाजिक और आर्थिक और इकोनॉमिक बदलाव हुए हैं, वो उसकी वजह है कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसीलिए मैंने अपने शुरुआती रिमार्क में कहा कि ये जो आज की दुनिया है बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और मार्केटिंग और बाकी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, बाजार इसमें कितने बड़े कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहा है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर विनीत, बच्चों को मतलब मैं बड़ा मतलब मैं जितना ऑब्जर्व करके समझा सकता हूँ अपने दर्शकों को, वो समझाना चाहता हूँ। आमतौर पे हम एडल्ट्स को भी एक्सेस शुगर बाकी चीज़ें अलाउ नहीं की जाती हैं। कहा जाता है कि इसका जितना कम सेवन किया जाए उतना बेहतर हो। एक बच्चा जो साइज में ही छोटा है, मतलब यहाँ तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मोटापे की भी बात की गई है, 5 से 19 साल, मतलब अगर इस एज ग्रुप के आमतौर पे कदकाठी की बात करें तो उसकी क्षमता से ज्यादा अगर वो खा रहा है तो वो अपने आप में वो शायद उस प्रोसेस्ड फूड से ज्यादा उस क्षमता से भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर वो एक मील के बराबर केवल जंक फूड खा जा रहा है या ड्रिंक्स ले रहा है या वो चॉकलेट या बाकी चीजें खा रहा है। देखिए, पहली चीज तो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है ये बेसिकली हमारे देश में बहुत मेजर कंसर्न होता जा रहा है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो देखिए 13 मिलियन बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जो हमारे चाइल्डहुड ओबेसिटी से सफर करते हैं। शुरुआत देखिए हमेशा बचपन से ही होती है। ये नहीं होता है कि 10 साल में बच्चा आया तो ओबीस हो गया या 15 साल का बच्चा ओबीस हो गया। ओबेसिटी अगर जो शुरुआत है वो बेसिकली हमारे घर से ही शुरू होती है और एज अ पेरेंट हम लोग ही है जो उस चीज को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। देखिए बच्चों को कौन सिखाता है 2 साल पे कि जंक फूड खाना है? हम तो नहीं सिखाते ना। देखिए उसमें क्या होता है, अगर बच्चों को शुरुआत से ही अगर हम जंक फूड से दूर रखें और हम घर का खाने पे ही जोर दें तो ये हम चाइल्ड ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए आज के डेट में पेरेंट्स दोनों के दोनों जो है, पेरेंट्स वर्किंग है तो ठीक है बेटा आप मंगवा लीजिए, यहाँ से मंगवा लीजिए, वहां से मंगवा लीजिए। तो ये शुरुआत जो होती है बचपन से ही होती है। नंबर 2 पॉइंट जो आपका है कि देखिए जो शुगरी आइटम्स है उसका सेवन बच्चे आजकल ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू जो हेल्दी फूड जिसे हम कहते हैं। देखिए एक होता है बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट जो होती है अगर हम उसको खाएं तो चाइल्ड ओबेसिटी के चांसेस हमेशा कम रहते हैं।
लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट से हटकर अगर हम शुगरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम्स होगी, चॉकलेट्स हो गया, क्रीम बिस्किट्स हो गए, आजकल इन पे जब जोर ज्यादा आता है तो ये बैलेंस डाइट से हटकर ये एक एंटिटी हो जाती है जो चाइल्ड ओबेसिटी को कॉज करता है। हमको एक चीज समझनी जरूरी है और हमें ये चीज अपने पेरेंट्स को भी समझानी जरूरी है कि चाइल्ड ओबेसिटी है क्या। देखिए, चाइल्ड ओबेसिटी क्या है? जो कैलोरी इनटेक हम बच्चों में देते हैं वो उससे ज्यादा होती है जो कि हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो जब वो कैलोरी इनटेक जब ज्यादा हो जाए और यूटिलाइज ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये चाइल्ड ओबेसिटी होती है। तो यस, जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, उसको छोड़ के जो हम डाइट खा रहे हैं वो चाइल्ड ओबेसिटी का मेजर कॉज बनता है हमारे आजकल के बच्चों में। बात आपने कही। और जिस प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, बच्चे मतलब चूंकि ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, और जिस तरह से बदलाव का तमाम हमारे एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं, उस बदलाव में कहीं ना कहीं हमने आसानी को ज़्यादा चुन लिया है। एफर्ट्स की जगह एक ईज ने ले ली है, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जो बार बार कहा जाता है किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, शायद बच्चों की अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग और हमारा पूरा जो ये तंत्र है, इन सब को अलग स्तर पर खुद को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। दिव्या, सवाल उठता है कि अच्छी आदत डाली कैसे जाए। मतलब बच्चे तो क्या है कि स्वाद की तरफ भागते हैं, बच्चे को हर चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है, वो ऑब्जर्व भी उसी तरह से करते हैं। ऐसे में फिर अगर हम जागरूकता के स्तर पे ही इन आदतों को बेहतर तरीके से अपने परिवारों में लाएं, तो तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी आदत क्या है ये पता होना चाहिए। अगर प्रशांत आजकल हम देखेंगे ना, तो हेल्दी के नाम पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं। जैसे कि आप हेल्दी डेजर्ट्स लोग बना रहे हैं और उसको बिना सोचे समझे खा रहे हैं। उसके अंदर डेट्स डाल दो, हनी डाल दो, कोको पाउडर डाल दो, और उसको एक हेल्दी डेजर्ट की तरह अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे, आप ये भूल गए कि उसके अंदर चीनी नहीं डली हुई है, लेकिन उसके अंदर खजूर डला है जो कि कैलोरी डेंस है, उसमें हनी डली है जो भी मोटापा बढ़ाती है। प्लस अगर आप अपने बच्चे का हेल्दी के नाम पे उसको मीठे की आदत डालेंगे तो उसके टेस्ट बड्स मीठे की तरफ ही जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज हमारे लिए अच्छी है या क्या चीज बुरी है। मीठा एक लिमिट तक लेना चाहिए दिन में। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो वो होने चाहिए आपके फ्रूट्स, या आप दूध में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, वो होना चाहिए आपका मीठा। एक फैमिली को एक चीट डे या एक चीट मील डिसाइड करके रखनी चाहिए। देखिए, हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे। आप देखेंगे कि लोग आजकल बहुत पार्टीज करने का फैशन और ट्रेंड चल रहा है। पेरेंट्स डे पार्टी एंड किड्स दे आर एट होम, तो वो क्या करते हैं, वो स्विगी करेंगे, जोमैटो करेंगे। आप अच्छा खाना खा रहे हैं और वो बोरिंग खाना खाएंगे, इस तरीके से नहीं होता है। बिकॉज खाना जो है वो एक इमोशनल एस्पेक्ट है, हमारी साइकी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे मूड स्विंग्स, पढ़ाई का प्रेशर, एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन बाय योर फूड। तो आपको क्या करना है, आपको दिन के हफ्ते के 6 दिन वो खाना खाना है जो बहुत हेल्दी है, सिर्फ आपको और आपके बच्चों को। अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे और आप खुद बाहर का खा रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं समझेगा। हफ्ते में 1 दिन आप उसे चीट डे दीजिए जिसमें वो मीठा भी खा सकता है, वो जंक भी खा सकता है। सेकंड चीज, घर में जितने कम पैकेट्स होंगे आपका बच्चा उतना हेल्दी रहेगा। आप घर पे पैकेट्स रखिए ही नहीं। जैसे रेडी टू ईट फूड आते हैं या चिप्स आते हैं, और दैट मैटर लोग बोलेंगे ये रागी के चिप्स है। सिर्फ रागी के चिप्स तो बन ही नहीं सकते, उसके अंदर या चावल डलेगा या उड़द की दाल डलेगी, और साथ में डलेगा बहुत सारा नमक या कोई प्रिजर्वेटिव। तो अगेन, वो हेल्दी है क्योंकि उसमें मैदा नहीं है, बट वो अनहेल्दी है क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट और शुगर है। लोगों को लगता है कि वो कोई चीज है। अगर कोई लोग मखाने भी खा रहे हैं, दे कीप ऑन बिंजिंग ऑन दोस मखाना बिकॉज इट इज हेल्दी। तो हेल्दी के साथ साथ आपको पोर्शन कंट्रोल भी करना है। स्टॉप योरसेल्फ। अपने पेट में आधी रोटी की जगह हमेशा होनी चाहिए। बच्चा कभी भी भूखा नहीं होता अगर वो नॉर्मल खा रहा है। कब भूख लगती है खाना खाने के बाद, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। कभी कभी हम पानी, प्यास को भूख से कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हाइड्रेशन रखनी है ताकि हमारा कम खाने में भी पेट भर जाए।
कम खाने का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि हमें एपेटाइट से कम खाना है, हमें अपने एपेटाइट से थोड़ा सा कम खाना है ताकि हमें नेक्स्ट मील में भूख लगे। इतना नहीं खाना कि अगली मील में पानी पीने की भी जगह ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम। आपको टाइम से खाना खाना है। जितना हम सूरज ढलने के पास अपना लास्ट मील लेंगे पूरी फैमिली, उतना ही ज्यादा आपका ओबेसिटी लेवल कम होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। रात को लेट सोने का ट्रेंड और फैशन जो है वो बहुत ज्यादा चल गया है, और आप रात को लेट तक जगेंगे तो आप कुछ ना हमने कुछ एक तरह खाएंगे। से अपने जो किचन में जाके बर्बादी के साजो सामान है खुद ही जुटा लिए हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि किसी चीज में कोई रीजनिंग नहीं कर रहे हैं। तमाम चीजों को बस हेल्दी के नाम पे कुछ भी बच्चों को दे रहे हैं। ये भी मतलब एक तरह का अलग ट्रेंड है। डॉक्टर चंद्रकांत, अब राष्ट्रीय स्तर पे अगर ये इतनी बड़ी चिंता है तो राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? और एक सवाल इससे जुड़ा ये भी है कि क्या अब स्कूलों में न्यूट्रिशन और बाकी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अलग से अवेयरनेस फैलानी होगी या उस एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा? तो अगर हमें जो चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोकना है या किसी किसी भी आयु वर्ग में ओबेसिटी को रोकना है, तो एक आंदोलन के तौर पर काम करना होगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर हम इंडिविजुअल स्तर पर जागरूकता लोगों में लाएं कि आपको अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, लोगों के लेवल पर, परिवार के स्तर पर, फिर सामाजिक स्तर पर, और बाकी फिर कम्युनिटी के स्तर पर। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक, काफी बार लोगों को यहाँ तक नहीं पता होता कि एक ऑप्टिमल या नॉर्मल वेट क्या होता है। हर कोई अंदाजे से कहता है कि ये तो व्यक्ति स्वस्थ है, मतलब मोटापा। हम हिंदुस्तान में कभी नहीं किसी को सुनते जो ओवरवेट या ओबीज होता है कि ओवरवेट ओबीज है। वो कहते हैं नहीं नहीं, खाते पीते परिवार का है। तो हमें सबसे पहले उस धारणा को बदलना होगा और लोगों में जागरूकता लानी होगी कि उनका ऑप्टिमल वेट क्या होता है। उदाहरण के तौर पर ऑप्टिमल वेट जानने का एक तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर है, तो मेल के लिए ऑप्टिमल वेट होगा 70 केजी, और फीमेल के लिए ऑप्टिमल वेट होगा, हाइट इन सेंटीमीटर में से 105 घटा दीजिए, तो अगर एक 160 सेंटीमीटर की फीमेल का वेट होगा 55 केजी। तो इस तरह के तरीके हैं। सिमिलरली वेस्ट सर्कमफेरेंस के आधार पर जाना जा सकता है, नेक सर्कमफेरेंस के आधार पर जाना जा सकता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। देखने से नहीं, आप जानिए कि आपका सही वेट कितना होता है। एक चलिए व्यक्तिगत स्तर पर। परिवार के स्तर पर अगर हम करें कि वीकली किचन क्लीनिंग करने लगे, उदाहरण के तौर पे हमें पता हो कि घर में कितना अनहेल्दी या हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। एज मच एज पॉसिबल आपको हेल्दी ईटिंग की आदत डाली जाए, फूड में वैरायटी हो। बच्चों के लिए खासतौर से स्कूल से एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। काफी सारे स्कूल होते हैं जहां पर जंक फूड डे रखते हैं, वो वंस इन अ वीक आप किसी भी तरह का फूड ला सकते हैं। आई थिंक वो सब रोकना होगा। स्कूल की कैंटीन्स पर काम करना होगा। बच्चों में जागरूकता लानी होगी कि बच्चे खुद कहना स्टार्ट करें अपने फैमिली में आकर कि नहीं ये जंक फूड है, हमें इसे नहीं खाना है। तो इसको कई स्तर पर काम करना होगा। जैसे कि कुछ नए अभियान चले हैं बिल्कुल। जो हेल्दी रहना और वेट कंट्रोल करने में सिर्फ डाइट का नहीं, हमें जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ऑफ कोर्स मार्केटिंग के जरिए वो मिलेगा, लेकिन उस पर हायर टैक्स होना चाहिए। साथ में लोगों को पता होना चाहिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, हाई फैट, हाई सॉल्ट, हाई शुगर है। तो उसके लिए वार्निंग लेबल्स होते हैं। दुनिया के कई देश होते हैं, फूड के ऊपर वार्निंग लेबल होता है। तो व्यक्ति की चॉइस है कि वो खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता, लेकिन उससे पहले उसे पता हो कि उसमें कितना एक्स्ट्रा फैट है, कितनी शुगर है, कितना वो है। तो इस तरह के कई कदम उठाए जा सकते हैं जो दुनिया भर में किए जा रहे हैं। तो उससे लोगों में जागरूकता आएगी और हम इसको हॉल्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। बहुत बेहतर बात आपने कही। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता, और शायद जैसा डॉक्टर चंद्रकांत कह रहे हैं, और इसीलिए डॉक्टर चंद्रकांत मतलब एक पॉलिसी स्पेशलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान बनी हुई है। और आप कोविड का दौर ले लें, बाकी कई स्तरों पर आपने देखा है कि वो किस तरह की रिकमेंडेशंस और बहुत बहुत ऐसी चीज़ें जो वाकई होनी चाहिए, और इस तरह से ही जागरूकता फैलाई जा सकती है। डॉक्टर विनीत, हमें जरा बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आमतौर में बच्चों में शुरू होती हैं। मतलब मैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन 5 साल से 19 साल का जो एज ग्रुप बताया गया है इस पूरी रिपोर्ट में, जिस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा चुनौतियां हैं, मतलब इस मोटापे से बहुत अर्ली स्टेज में क्या क्या दिक्कतें शुरू हो जा रही हैं और किन किन गंभीर बीमारियों का खतरा है? देखिए, पहली चीज तो मैं डॉक्टर चंद्रकांत की बात से सहमत हूँ, और दूसरी चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर चंद्रकांत ने बिल्कुल सही कहा कि
हमें टीचिंग्स करनी चाहिए, हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि एट अ स्कूल लेवल हमें ये करना चाहिए गुड फूड और बैड फूड। देखिए, जो ये जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे ना गुड फूड क्या है और बैड फूड क्या है, तब तक बच्चे समझे नहीं। दूसरी चीज, देखिए खाना एक प्रैक्टिकलिटी है। मेरे को बोले देखिए कि हर बच्चे को मैं मीठा बंद नहीं कर सकता, देखिए प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम करके उनको ये बोल दूं कि आप बाहर जाके कम से कम घंटा भर खेलिए, आउटडोर एक्टिविटी करिए। तो आउटडोर एक्टिविटी जो डॉक्टर चंद्रकांत ने बताया वो सब तो है ही है, बट साथ में आउटडोर एक्टिविटी कितनी नेसेसरी है आज की डेट में। हमारे आजकल बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि बच्चों को क्या चीजों का डर है। अगर हम इन सब चीजों को अगर हम लेते हैं कि हमारे बच्चे चाइल्ड ओबेसिटी सफर करते हैं, तो देखिए ऐसे केसेस में सबसे बड़ी बात है कि आगे जाके जो हमारे बच्चे सफर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, स्ट्रोक से, अर्थराइटिस से, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, गॉल ब्लैडर के डिजीजेस होती हैं, फिर उनका जो फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अगर हम शुरुआत से चाइल्ड ओबेसिटी को कंट्रोल ना करें, तो ये चीजें धीरे 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 करते करते जब बच्चे एडोलेसेंट एज में आते हैं, मतलब जब बच्चे 15 से 18 साल की एज में पहुंच जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें दिखती हैं। अर्ली प्यूबर्टी, जिसे हम प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं, मतलब अर्ली प्यूबर्टी के चांस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें हम बच्चों में एक्सपेक्ट करते हैं। मेनली जो हम बच्चे आजकल देखते हैं ओबेसिटी के साथ, वो आते हैं थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज उन्हें, स्ट्रोक, डायबिटीज, जो बहुत कॉमनेस्ट डिजीज है जो आज के डेट में हम इंडिया में फेस कर रहे हैं। वो चाइल्डहुड डायबिटीज इज बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग diseases which is caused by childhood obesity। आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया, जॉइंट पेन से मैंने बताया, क्योंकि जब वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बोन्स की जो मूवमेंट है वो कम होगी और उसकी वजह से जॉइंट पेन्स होंगे। लिवर की डिजीजेज है, ये सारी चीजें कॉमनली हम बच्चों में आज की डेट में देखते हैं। इंडिया के अंदर वी आर हैविंग ऑल दिस डिजीजेज व्हिच आर मोस्ट कॉमनेस्ट इन आवर किड्स। मुझे तो सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप इक्का दुक्का बीमारियों का नाम लेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, बच्चों को हो रही हैं, मतलब और उसके बावजूद हम शायद समझ नहीं रहे। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति कुछ नहीं हो सकती कि हमारे बच्चों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, इसके अलावा आर्थराइटिस, मतलब ये बीमारियां एक उम्र के बाद होती थी, बच्चों में हो रही हैं। मतलब सोच के देखिए आप। दिव्या, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ रिकमेंडेशंस आपकी कि मतलब अगर हम एक तरह से कुछ टेक अवे देना चाहें, क्या खिलाएं बच्चों को, क्या क्या दे सकते हैं घर की चीजों में? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों को एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए। आजकल जो एक फैशन है कि सिर्फ प्रोटीन डाइट देना, उससे क्या होता है बच्चे के एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। तो हम उनका कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस डाइट देनी है। कार्ब, प्रोटीन और फैट सब कुछ होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के अंदर आप उनको तीनों चीजें दीजिए जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट हो। ठीक है, 50% ऑफ कार्ब, 30% ऑफ प्रोटीन एंड 20% ऑफ गुड फैट। रात के टाइम जब बच्चा सोने जा रहा है, हमारा डिनर का जो मील है वो सबसे ज्यादा लाइट होना चाहिए। उसमें आप कोशिश करिए या तो सिर्फ वेजिटेबल एंड सैलड दीजिए, और अगर आप बच्चे को रात के टाइम रोटी दे रहे हैं, आपका बच्चा ओबीस है, तो आप उसके अंदर डालेंगे गेहूं का चोकर ताकि वो उनके वेट लॉस में हेल्प करे। अगर आप वेजिटेरियन है, रात के टाइम दाल मत दीजिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। वो आप रखिए ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। रात के टाइम दीजिए हल्की सब्जी, फ्रूट सैलड दे सकते हैं, या फिर ब्रांड की रोटी, वेजिटेबल, दलिया हो गया, इस तरीके की चीजें रात को दीजिए। रात को हल्का और दिन में प्रॉपर खाना दे सकते हैं अपने बच्चे को। मीठा हफ्ते में एक बारी दीजिए, एंड दिन में कम से कम 3 तरह के फ्रूट जरूर खिलाइए, और फ्रूट सीजनल होने चाहिए। और मंचिंग बिल्कुल भी नहीं। अगर 3 मेजर मील्स के बीच में भूख लगती है तो इट शुड बी फ्रूट, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स। देयर इज नो फूड व्हिच इज हेल्दी व्हेन इट कम्स टू मंचिंग। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर चंद्रकांत मैं आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब खेल कूद वाली बात, मतलब
ऐसा क्या हो गया है कि मतलब हम केवल स्क्रीन टाइम को तो दोष नहीं दे सकते, मतलब कुछ तो ऐसा है हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो कहीं ना कहीं उस समय को चुरा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो अर्बन प्लानिंग की जा रही है, उसमें ना तो फुटपाथ हैं, पार्क छोटे होते चले जा रहे हैं और जो स्कूल्स होते हैं, वो भी स्कूल इतने छोटी जगह में बनाए बड़े कई सारे बड़े स्कूल उदाहरण के तौर पर दिल्ली में वर्टिकल स्कूल्स हैं, उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है। तो एक सामाजिक एंड प्लानिंग रिलेटेड चुनौती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर हमें बच्चों की स्वास्थ्य ओबेसिटी या अंडरवेट की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य की बात करें, तो जागरूकता लानी होगी कि एक तो डाइट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चों का खान-पान क्या होना चाहिए। बाज़ार उसको काफ़ी प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हाई फैट, सॉल्ट, शुगर के बारे में लोगों को अवेयरनेस लाई जाए कि अत्यधिक हार्मफुल होते हैं। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हर एरिया में कॉलोनीज़ के पास पार्क हों, माता-पिता प्रोएक्टिवली बच्चों को लेकर जाएँ और स्कूल्स को भी सुनिश्चित करना होगा। तीसरी चीज़ है कि स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स हम सुनते रहते हैं लेकिन स्क्रीन माता-पिता और पेरेंट्स जो होते हैं स्क्रीन टाइम जानबूझ के बढ़ाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए स्क्रीन दिखा रहे हैं, उन सबको रोकना होगा और इन सब चीज़ों को करने से ही हम ओबेसिटी पर कंट्रोल ला सकते हैं। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि इसके लिए एक सोशल अवेयरनेस लाई जाए। पेरेंट्स को काफ़ी बार पता नहीं होता है कि बच्चों को कितना एसेंशियल फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। बच्चे अगर कुछ खा भी लें एक्स्ट्रा तो उनको 1 आवर एज एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है और अगर वो बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लाने से और साथ में जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हों या गवर्नमेंट अगर पार्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराएँ, तो इससे काफ़ी सुधार हो सकता है। और अंतिम बात कहूँगा कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो करिकुलम है, उसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए तो हर वीक में 2 सेशंस या 2 क्लासेज होती हैं, लेकिन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए भी कुछ सेशन रखने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि हम फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में इंक्लूड नहीं करें। कही और शायद मतलब वक्त के साथ अगर हम हर चीज में अपग्रेड हो रहे हैं तो शायद हमें इस दिशा में भी अपग्रेड होना, मतलब मर्ज जैसा होता है उस तरह का इलाज डॉक्टर करता है और शायद हमें इस पूरे इकोसिस्टम में उस तरह से आगे बढ़ना होगा। परंपरागत जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनसे आगे बढ़कर काम करना होगा। अच्छी चर्चा रही, शुक्रिया करेंगे डॉक्टर चंद्रकांत। दिव्या आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनीत आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हम सभी ने मिलकर जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस पूरी चर्चा में हमने किया और इससे थोड़ा बहुत भी फर्क अगर आए तो शायद इस शो को करना सार्थक हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।